कॉन्फ्रेंस ज़्यादा विशेष है क्योंकि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्टल जन संवाद पोर्टल, उसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष करेंगे। और इस पोर्टल के माध्यम से मैं आपको बतलाना चाहूँगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल हर ज़िले में जा रहे हैं और जो लोगों से संवाद कर रहे हैं, 3 से 4 दिन ज़िलों में रह रहे हैं, उसमें जो प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलते हैं, उनका लेखा जोखा इस पोर्टल के माध्यम से रखा जाएगा। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जन संवाद पोर्टल के लोकार्पण के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो मित्रों, आज 2 विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय तो यही जो जन संवाद का पोर्टल है। जनता के साथ जो सरकार का एक संबंध आता है, उसमें जनता की बात सरकार तक हर विभाग की या हर मंत्री के पास, हर विधायक के माध्यम से अथवा सीधी बात पहुंचे और पहुंचने के बाद उसके ऊपर कार्य भी हो, क्रियान्वित कैसे हो सकती हैं, चाहे उसकी समस्या हैं, कंप्लेंट्स हैं, या उनकी कोई डिमांड्स हैं, या उनके कुछ सुझाव हैं। तो ऐसे किसी प्रकार का जो काम होता है, सामान्यतः एक रूटीन बना हुआ है कि सब लोग आके बताते भी हैं और लिख करके वो कागज़ भी देते हैं। और मैं तो स्वयं आगे बढ़ के कहता हूँ कि कोई बात बतानी है तो कागज़ पर लिख करके दोगे, तभी उसको कहीं ना कहीं आगे कर पाएंगे। केवल बता देंगे तो बताई हुई बातें बहुत ज़्यादा स्मरण में रहती नहीं हैं, फिर काम के प्रेशर के कारण से चीज़ें पिछली भूलती हैं, आगे आती चली जाती हैं। तो उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने वैसे तो पहले दिन से ही ये सारे काम शुरू किए। जब 2014 में 25 दिसंबर को हमने जो गुड गवर्नेंस डे मनाया था, उसके अंदर सीएम विंडो ये शुरू किया था। और सीएम विंडो का जैसे आप इस पर भी देख ही रहे हैं कि 11 लाख और 6,899 ये कंप्लेंट्स उस पर रिसीव हुई है, जिसमें 10,23,728 ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं। तो इस नाते से जो इन टाइम हुई वो 3,06,000 बताई जा रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जो प्रोसेस में टाइम लगता है, वो भी रिजॉल्व हुई है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। इसी प्रकार से दूसरा एक पोर्टल जनता के लिए वो 2 बनाए थे, एक शहर के लिए अलग, गाँव के लिए अलग। शहर का है नगर दर्शन, गाँव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गांव का या शहर का अपने एरिया का जो नागरिक अपने हैं, वहाँ की कोई डिमांड है, उसमें मेनली डिमांड्स हैं अपने विकास के काम के लिए, छोटी बड़ी कोई उसकी शिकायत होती है, ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल करा कर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले 1 साल से हमने उसमें काफ़ी किया है, उस पर भी काफ़ी प्रगति हो रही है। लेकिन शुरू में चूँकि वो नया पोर्टल था, तो उसमें विधायकों के और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी उसमें रोल था। तो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायतों के, ग्राम पंचायत को तो अब आकर के बने हैं, केवल विधायक रिकमेंड करते थे, अब कोई भी चुनाव प्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड करके भेज सकता है, और उस पर काम शुरू हुए हैं। और इसी प्रकार से अब ये आज जो ये पोर्टल शुरू कर रहे हैं, इस पिछले लगभग 4 महीने से मैंने जन संवाद के जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, पहले जिलानुसार कुछ स्थानों पर किए, 3-4 जिलों में जिले के सब लोग ऐसे कंप्लेंट्स वाले एक ही स्थान पर आते थे। 500 से लेके 800 तक ऐसे लोग आते थे, मिलते थे, अलग अलग ग्रुपों में बैठा करके, और उनकी बात हम सुनते थे। और जो लिखित कागज उनके होते थे, वो फिर डीसी लेवल की जो चीज़ें हैं वहीं डिप्टी कमिश्नर उनको देते थे, वो इसको इस जन संवाद पोर्टल के ऊपर चढ़ाएंगे। और जो चंडीगढ़ के हमारे साथ होते थे डिपार्टमेंट के नाते से जो लेके आते थे, उसको हम यहाँ चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का सारा कार्यक्रम हमने शुरू किया। बाद में फिर अब गांव-गांव में जाने का जो कार्यक्रम किया है, हर जिले के लगभग 15 से 15 के आसपास गांव में मेरा जाना होता है 3 दिन लगातार। तो 3 दिन का जो मेरा अभी तक दौरा हुआ है, पहले भिवानी में हुआ, फिर पलवल में हुआ, फिर कुरुक्षेत्र में हुआ, और अब 13, 14, 15 में सिरसा जा रहा हूँ। तो इसमें भी हर गांव में 200 से लेकर 400 तक लोग जो है अपनी चीज़ें जो है हमको बताते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हर दौरे में ये कोई 800, 1000, 1200 इतनी एप्लीकेशंस और इतने वो चीज़ें आती हैं, और ये सतत चलने वाला काम है। अब मैकेनिज्म बनाना, और मैकेनिज्म बना करके हर कागज़ के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करना, और हर कागज़ का संज्ञान लेकर के उसकी समस्या का हल करना, इसका एक सिस्टम बनाया है। और सिस्टम में से काफ़ी चीज़ें हल हो रही हैं, ऐसा भी हमको लग रहा है। इस जनसंवाद पोर्टल को बनाते हुए जो इसका प्रारंभिक, जिसको कहना चाहिए, कौन सा वर्जन होता है जो लॉन्च करने से पहले है,
डेमो जो उसका वर्जन है उसको हमने चालू किया है। उस डेमो वर्जन में अभी तक 3609 ऐसी एंट्रीज ये हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसको मैंने भी लगातार उसको मैं रिव्यू भी करता हूं। जो कुछ उसमें कमी दिखती है या जो उसका जो रूट जो उसका मैप करना होता है, उसकी ट्रैकिंग सिस्टम वो सारा बनवाया है ताकि नीचे के अधिकारी पर भी अपने आप पहुंच जाए और वो उसको जिसको रिजॉल्व करना है, जिसने ओन किया है, उसको ओन करने के बाद टाइमलाइन वो बताते हैं कि इस काम में इतने दिन लगेंगे और वो दिन उसमें चढ़ाता है और उतने दिन के बाद फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको हम यानी उसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं कि इतने दिन में हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो उससे पूछताछ होती है। तो ये सारा एक सिस्टम बना है। इस सिस्टम के माध्यम से गांव के आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होंगी। उसके बताए हुए काम, इसमें किसी भी प्रकार का काम आएगा, चाहे वो ग्रीवेंस हो, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो डिमांड हो, इवन ट्रांसफर्स की भी कई ऐसी एप्लीकेशन लोग दे देते हैं, वो हमारे ट्रांसफर डिपार्टमेंट को चली जाती हैं। वो उसका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के हिसाब से उसको उत्तर जाता है, भी ऑनलाइन है। और जो ऑनलाइन नहीं है, मैनुअल ट्रांसफर है, वो मैनुअल ट्रांसफर उसकी इच्छा के हिसाब से हम करते हैं। तो मोटे तौर पर पब्लिक यानी जो सिटीजन सेंट्रिक ये सारी चीजें हमने बनाई हैं ताकि सिटीजन कोई भी बात अपने गांव में अपने घर में बैठे बैठे हमको भेजे और हम उसका काम करके उसके घर में उसको बता सकें। और मैं समझता हूं कि इतना जो एक विस्तृत ये जो सारी योजना बनाई है हरियाणा सरकार ने, इस प्रकार की योजना मुझे नहीं लगती किसी और सरकार की भी है। और इसमें से मुझे वो दिन याद है कि जब इसी 4th फ्लोर के ऊपर 1996 से 98 तक जब हम सरकार में शामिल थे, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में, और ये फ्लोर भरा रहता था। और खास करके हमारे शिक्षा मंत्री जी का कमरा तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अगर हमें भी बात करनी होती थी तो घंटों लग जाते थे उनसे बात करने के लिए 1 मिनट। लेकिन आज सब चीज़ों से मुक्त हम इसलिए हुए हैं कि व्यक्ति को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, उसका पैसा नहीं लगता, उसका समय नहीं लगता। और बात वही जो उसको 3 दिन 4 दिन में यहाँ आकर के वो 1 मिनट में अपनी बात हमको भेजता है। तो टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हम करके चीज़ों को कर रहे हैं। और इसका जो जन संवाद के मेरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं जनता के 3-3 दिन के जिलानुसार, बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन इसके अंदर है। कई विषय और भी हैं इसके साथ सेटिस्फेक्शन के, लेकिन ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है जनता बहुत पसंद कर रही है। और जो हमारे विपक्षी साथी जो बार बार ये बोलते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल आएंगे तो खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब थोड़ी भाषा बदली है उनकी। कहती है जो उपयोगी पोर्टल है उनको छोड़ करके बाकी सब उनको हम खत्म कर देंगे। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई पोर्टल हमारा ऐसा नहीं है जो जनता के लिए उपयोगी ना हो। हर पोर्टल का है और एक ईज ऑफ लिविंग जिसको कहना चाहिए, उस नाते से इन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि भी कभी हमने टेक्नोलॉजी की ये चीजें पढ़ी नहीं, लेकिन अभ्यास से करते करते आज इतना विश्वास हो गया कि हम कोई भी चीज करते हैं जनता को 1 मिनट में बताते हैं। मैं हर शनिवार शाम को 5 बजे जनता के किसी एक वर्ग से, और उनकी संख्या 10 से 15 हज़ार होती है, ज़्यादा नहीं होती है, उन सबसे सीधा ऑडियो कॉन्फ्रेंस करता हूं, उन सब से अपनी बात करता हूं। होता है एक ही वर्ग है, एक ही सेक्शन है, उससे बात करके और उसमें से 25, 20, 15, 25 इतने लोगों से व्यक्तिगत बात भी करता हूं। और उसमें से फील्ड में क्या कुछ चल रहा है सीधी बात हमको जानकारी आती है। और कई बार तो बैठे बैठे जो समस्या होती है उसका जो हल हमको सूझता है, मैं तुरंत बताता हूँ उसका ये हल है, इस हल को ऐसे करिए। जो अधिकारी होते हैं वो सब सुन रहे होते हैं उसको, संबंधित विभाग के अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, सभी विधायक और सभी हमारे पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम जोड़ के रखते हैं। केवल उन्होंने सुनना होता है, लेकिन जो जनता है जिसको संपर्क करना वो केवल 2 वे होते हैं, बाकी सब 1 वे होते हैं। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम आज लॉन्च किया है। इस अवसर पर मैं विभाग के सभी अधिकारी जो हैं हमारे, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की कि एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया। इसमें बाकी भी अगली जो हमारी फील्ड से ऐसे आएंगे कागज वो सब, और सीएम ऑफिस में या सीएम निवास पर और भी जो लोग आते हैं उनको भी सबको इसमें हम लोड करें। कोई कंप्लेनेंट के पास मैसेज भी जाएगा? मैसेज आएगा, कंप्लेंट के बाद मैसेज आएगा कि आपकी जो कागज है इस जगह पर पहुंचा है, और उसमें एक टाइम निश्चित करेंगे कि लोड होने से लेकर के और संबंधित अधिकारी जिसने उसको एग्जीक्यूट करना है उस समय का निश्चित समय हम करेंगे कि इतने समय में वो पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए कोई विचार किया होगा ना, 3 दिन 5 दिन पैसा वो हम डिक्लेयर करेंगे और सबको बताएंगे, ताकि क्योंकि ये तो सब ऑनलाइन है, फटाफट वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद फिर वो अधिकारी जिसने एग्जीक्यूट करना वो उसका टाइम डालेगा। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, लगभग 600 सर्विसेज जो राइट टू सर्विस में आती हैं, तो राइट टू सर्विस में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली राइट टू सर्विस में उस हिसाब से काम करेगा। नहीं तो फिर फर्स्ट अपेलेंट, फिर सेकंड यानी अपेलेंट, और उसके बाद फिर कमीशन, वो तो उधर चला जाए। जिनकी राइट टू सर्विस में उल्लेख नहीं है उसका उल्लेख वो करेगा।
कोई भी कंप्लेंट है तो ये 3 दिन में रिजॉल्व होगी, 4 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, महीने में होगी, वो उसको लिखेगा और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी वहीं से शुरू हो जाएगी। अब दूसरा विषय वो है आज की कैबिनेट मीटिंग। तो मित्रों, आज की कैबिनेट मीटिंग में एजेंडास के 22 विषय थे और उस 22 विषय जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हर वर्ष की भांति वो रहता है एक्साइज पॉलिसी। तो एक्साइज पॉलिसी हर साल बनती है। ये पहले तो 31 मार्च तक बना करती थी, लेकिन कोविड में इसका कुछ समय परिवर्तन हुआ था। उस नाते से अब ये हर वर्ष की पॉलिसी जून 11 तक खत्म होती है। जून 12 से नई पॉलिसी शुरू होती है। तो जून 12 से नई पॉलिसी शुरू होगी। आज अभी 1 महीने का समय जो है इस पॉलिसी के हिसाब से अब उनकी ऑक्शन होनी है या जो वेंडर्स तय करने हैं उस सारी प्रोसेस में लगेगा। और नया जो वर्ष है इस एक्साइज पॉलिसी का वो 12 जून से अगले साल की 11 जून तक ये रहेगा। और उसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें आज तय की गई हैं उसमें पहला विषय तो यही है कि हमारा जो पिछले वर्ष का यानी वर्ष भर का जो टारगेट था रेवेन्यू का, पहली बार वो 10,000 करोड़ रुपया पार होने जा रहा है। तो कभी उसमें 1 महीना बाकी है तो उस 1 महीने का जो एवरेज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए से लगभग 10,500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। और पहली बार ये 10,000 करोड़ से ऊपर होगा। 2014 में 14-15 में जब हम सत्ता हमने संभाली थी उस समय ये लगभग 3200 करोड़ था। इन्हें 3 गुना से भी ज़्यादा ये रेवेन्यू हुआ है। और अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूं तो ये 5 साल में भी दुगना हो गया है। उस समय भी लगभग 5,500 करोड़ था, तो ये दुगने के आसपास 5 साल में यानी पहुंचा है। 5 साल यानी ये अब से 5 साल यानी ये है 2023 का, तो 2018 का यानी पिछली टर्म से भी 1 साल पहले का। तो एक अच्छी जो हमारी प्रोग्रेस है, प्रगति है, इसमें से ही व्यवस्थाओं को पता लगता है कि व्यवस्थाएं हमने खूब अच्छी की हैं। बावजूद इसके कि कुछ शिकायतें बीच में जो आती रहती हैं, उन शिकायतों का निवारण कैसे करना, उस पर कैसे शिकंजा कसना, वो हर वर्ष आगे हम बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ठीक करते हैं। तो इस नाते से इन चीज़ों को ठीक करते हुए हमने अपना ये रेवेन्यू बढ़ाया है। लास्ट ईयर बताया 10,000, तो इस बार 11,500 करोड़ का टारगेट है। 23% ग्रोथ आई है, 10,500 करोड़। वो तो उससे पिछले साल से, हाँ, तो 23%। इस बार भी ये 15% आंकड़ा आंक करके चल रहे हैं कि 10,000 करोड़ से 11,500 करोड़ रुपया ये आएगा। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि साल भर में, क्योंकि ये चीज़ एकदम बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एकदम फिक्स चलती है ऐसा नहीं है, कई चीज़ में अदल बदल होती रहती हैं। लेकिन फिर भी न्यूनतम जो है हमारा 11,500 करोड़ का टारगेट है। इसके ऊपर बहुत कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका डिपेंड करता है, तो मुझे लगता है उससे बढ़ जाएगा। अभी तक कुरुक्षेत्र ऐसा नगर था जिसको हमने इन चीज़ों से एक प्रकार से होली सिटी के नाते से उसका दर्जा था, पवित्र एक शहर के नाते से। अब उसमें हमने पंचकुला भी जोड़ दिया। तो मनसा देवी, माता मनसा देवी के मंदिर के नाते से तो पंचकुला का भी एक एरिया उसमें तय किया कि वहाँ भी शराब के ठेके नहीं होंगे। पंचकुला का एक एरिया तय करेंगे। मनसा देवी के आसपास का कुछ एरिया है, 3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर ऐसा कुछ तय किया है, तो उसकी बाउंड्री तय हो जाएगी। हाँ, यानी घग्गर पार नहीं है। इनको अंकित जी को चिंता हो गई। इसी में इस बार का जो कुल अधिकतम संख्या जो पिछले बार डीलर्स जो बने थे हमारे रिटेल के दुकानें, वो 2500 के आसपास थी। इस बार हमने टारगेट 2400 का रखा है, 100 कम रहेंगे। बहुत जगह से ऐसी डिमांड्स आ रही हैं कि गांव में उनमें ठेके न खोले जाएं। उन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए तो आंकड़ा ये लगभग 2400 तक जाएगा। और हम उसमें कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लोगों की डिमांड के हिसाब से। जिन गांव में पहले कन्या गुरुकुल थे उनमें शराब की दुकानें नहीं खुलती थी, लेकिन इस बार कन्या शब्द हटाकर कोई भी टाइप का गुरुकुल है उस गांव में वो शराब का ठेका नहीं खुलेगा। तो कुछ गांव तो इसलिए भी कट जाएंगे। और अगर आगे किसी गांव में शराब नहीं लोग चाहते हैं तो उनका प्रस्ताव आना और ये करना वो करना, उसकी वजह सिंपल रास्ता ये है कि एक गुरुकुल का स्कूल शुरू करें तो शराब का ठेका अपने आप बंद हो जाएगा। पर्यावरण के नाते से एक निर्णय लिया है कि पहले कुछ बोतलें तो शीशे के गिलास में आती थी और कुछ प्लास्टिक की पैक, जो PET पैट होता है, तो प्लास्टिक में उनकी सप्लाई होती थी। लेकिन अब इस बार
एक हम सोच रहे हैं कि फरवरी 29, इस बार फरवरी 29 आएगा 2024, तो 29 फरवरी के बाद यानी 1 मार्च ऑनवर्ड्स ये सारा प्लास्टिक की बजाय शीशे की बोतलों में ही सप्लाई होगा, चाहे कोई भी साइज हो शराब का। तो इसलिए पर्यावरण के नाते से नो प्लास्टिक, इस नाते से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। रिटेल जो परमिट फीस है, उस परमिट फीस में एक नया हमने वेलफेयर फंड, एनवायरमेंटल एंड एनिमल वेलफेयर फंड, इसको लगाया है और इसमें लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेगा और ये 400 करोड़ रुपया हम विशेष काम के लिए उपयोग करेंगे, जिसकी घोषणा मैं बजट में कर चुका हूँ। 400 करोड़ रुपया मालूम है ना? इसीलिए एनुअल वेलफेयर फंड, हाँ, इस नाते से वो 400 करोड़ का हम उपयोग करेंगे ताकि हम ऐसे जो बेसहारा पशुधन है उसको सड़कों से मानो उसको वहाँ से उठा करके और कहीं ना कहीं उनके लिए आहते बनाए जाएं और उसमें उनका यानी रखना, उनकी व्यवस्था, उनके चारे की, उनकी बाकी चीज़ें हो सकें ताकि एक बड़ी समस्या से हम निजात पा सकें। पहले गांव में 4000 की आबादी तक एक वेंड और इससे ऊपर 2 वेंड भी, यानी वेंड का मतलब जो सब वेंड यानी उपठेका, ये खोलने का प्रावधान था। उसको हमने 2 की बजाय 1 ही कर दिया है कि 1 ही सब वेंड होगा गांव में, 2 नहीं होंगे। तो इसलिए इस पर भी हमने कंट्रोल किया है। इस नाते से आज एक विषय था। दूसरे विषय जो उल्लेखनीय हैं, जो आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा, उसके अंदर पहला तो एक पंजाब पुलिस नियम 1934 में एक फंड बना हुआ था और उस फंड का नाम था हैंडी साइड फंड, सैंडर्स फंड। ये 2 फंड चल रहे थे जो पुलिस के पास होते थे। अब नाम रखे हुए किसी का कभी ध्यान नहीं गया। और ये फंड्स कौन से हैं जिनके नाम से रखे हुए हैं? जलियांवाला बाग में जो सैंडर्स का नाम आता है उसके नाम से, अंग्रेजों के नाम से ये फंड चल रहे थे। तो मैंने इसका एतराज जताया कि इस प्रकार के फंड्स का क्या मतलब हुआ। इसलिए आज विधिवत उन दोनों फंड्स के समाप्त करके और सारा जो पुलिस का फंड आता है उसमें भी जो होगा बाकी होगा तो पुलिस वेलफेयर फंड जो होता है उसी में डाला जाएगा। इसलिए 2 हैंडीसाइड फंड और सैंडर्स फंड, इनको समाप्त किया गया है। एक हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ऑडिट ये बनाया है। अभी तक जो सीएजी यानी जो अटॉर्नी जनरल, जो ऑडिटर का एक ऑफिस होता है, वो सभी स्टेट्स के फंड्स का ऑडिट करता है, लेकिन उसमें लोकल जो बॉडीज हैं उसका ऑडिट शामिल नहीं होता। हम स्पेशली कहें तब को जाके करते हैं, अन्यथा नहीं। अब हमने एक अपना लोकल जो ऑडिट फंड है वो बनाया, स्टेट ऑडिट फंड। तो स्टेट ऑडिट फंड में अब उसके अंदर चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे हमारी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जितने हमारे स्थानीय अथॉरिटीज हैं, और इन सब जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार की जो हम वित्त पोषित करते हैं, उनको कोई भी हम अनुदान देते हैं, उसमें स्थानीय इकाई भी आ गई, पंचायतें भी, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम, जिला परिषद, ये सब इकाइयों का भी अब ऑडिट ये जो स्टेट ऑडिट अथॉरिटी ये करेगी। डिपार्टमेंट, स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट के माध्यम से ये सब होगा। तो इसके लिए अलग से व्यवस्था ये बनाई जाएगी, ये भी हमने। और ये फेसलेस ऑडिट होगा आईटी पोर्टल के माध्यम से ज्यादातर स्थानों पर, जैसे खास करके हमने जो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया है, उस पोर्टल का भी ऑडिट, वो कहीं का भी ऑडिट, कहीं दूसरे स्थान का ऑडिट भी ऑटोमेटिक कर सकता है। वो अचानक उनको किसी भी स्थान का और कंप्यूटर के द्वारा ही असाइनमेंट मिलेगी कि आपने इस जगह के सारे ऑडिट को करना है। मानो एक ऑडिटर अंबाला में बैठा हुआ, वो पलवल का भी ऑडिट कर सकता है। एक झज्जर में बैठा हुआ ऑडिटर कैथल के लोगों, कैथल के अकाउंट्स का भी ऑडिट कर सकता है। तो ऑनलाइन ऑडिट होगा। तो इससे एक सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही ये सुनिश्चित होगी। फिर इसके बाद एक है गांव के अंदर जो हमने ग्राम सचिव लगाए हुए थे, वो ग्राम सचिव, उनकी पदों की संख्या भी कम थी अभी तक, उन संख्या को बढ़ा दिया गया है। और वास्तव में तो उनकी एक्चुअल संख्या वो भी कोई 2000 से आसपास, उससे भी कम थी, 1800 के आसपास। नई भर्ती करके ये 4400
87 संख्या काडर की ये कर दी गई है। और अब 3 तरह की उनकी काडर बनेगा। एक तो जो पहले से हैं लगे हुए ग्राम सचिव जिनकी क्वालिफिकेशन +2 है, उनको ग्राम सचिव 1 कहा जाएगा। उसमें नई भर्ती भी होगी और अभी भी जो ग्रेजुएट्स हैं। तो आज दूसरे दिन भी कैबिनेट की बैठक रही और बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें बैठक खत्म हो गई है, तो कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिनों तक ये बैठक हुई है, कल भी बैठक हुई थी, आज दूसरा दिन रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया जनसंवाद पोर्टल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। सीएम विंडो पर 11 लाख से ज्यादा शिकायतों का समाधान, सीएम ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, हर शिकायत का समाधान करने का बनेगा सिस्टम, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा। तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनसंवाद पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, सरकार के सभी पोर्टल उपयोगी हैं। और जनसंवाद पोर्टल को लेकर भी उन्होंने ये पहले ही कहा था कि जनता की शिकायत सुनने के लिए पोर्टल बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता पोर्टल को लेकर इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जो शिकायत व सुझाव आते हैं वो सीधे आए, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर। जनसंवाद कार्यक्रम में 3 दिन में 15 से 20 गांव में जाना होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा